नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी गाइडेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसकी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। खेलों में बच्चे तथा महिलाएँ। इसमें हम ये जानेंगे आखिरकार खेलों में बच्चे किस तरीके से आखिरकार जो बच्चे होते हैं वो फिट रहते हैं, और हम आखिरकार महिलाओं के बारे में जानेंगे कि आखिरकार जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी किस तरीके से हमारी समाज में है, किस तरीके से हमारे देश में है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है गामक विकास तथा प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में जानेंगे। और दूसरा है वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार जो व्यायाम होते हैं किस लिए क्यों करना होता है, किस लिए आखिरकार ज़रूरी होता है हमारे शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, और तीसरा है भार प्रशिक्षण के आखिरकार जो क्या होता है, इसके लाभ और हानियों के बारे में जानेंगे। और चौथा है उचित आसन की अवधारणा क्या है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, और पांचवा हमारा है अनुचित आसन के कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, और छठा हमारा है आसन संबंधित सामान्य विकृतियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे धनुषकार टांगे। आपने कई बार जो टांगे होती है किसी किसी की धनुषकार की आकार की तरह दिखाई दे रही होती हैं, और चपटे पैर किसी के आपने जो नीचे की साइड जो हल्का सा क्रॉस टाइप का होता है, सी टाइप का, वहाँ पे जो होता है कि किसी किसी का एकदम से सीधा दिखाई देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, उसके क्या क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और गोल कंधे, आखिरकार जो कंधे होते हैं ना, किसी किसी का आपने देखा होगा ना उबड़े की तरह होते हैं, गोल कंधे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आय की ओर होते हैं। ठीक है, और पीछे का कुबड़, यानी कि जो पीछे की आपने कभी कभार ना इधर गर्दन के ऊपर देखा होगा किसी का कि बाहर ज़्यादा निकला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और घुटनों का टकराना, आखिरकार जो घुटनों का टकराना क्या है, क्यों आखिरकार जो घुटने होते हैं क्यों टकरा जाते हैं। कैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि घुटने के जब चलते हैं तो घुटने जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, मतलब मिलते हुए चलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आखिरकार क्या कारण होता है, किस कारणों की वजह से ये घुटने जो होते हैं टकराते हैं। ठीक है, और सातवां हमारा है शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं तथा एक सुधारात्मक उपाय। इसके लिए आखिरकार कौन कौन से जो सुधारात्मक है ना उपाय क्या है आखिरकार, इनके बारे में। ठीक है, क्यों आखिरकार जो इसके कोई ना कोई कारण तो होंगे ना, कि आखिरकार जो हमारे शरीर में ये सब आकार के मतलब ऐसे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम ये जानते हैं, पहला टॉपिक हमारा है गामक विकास किसे कहते हैं तथा प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या है, शिशु की अस्थियां, यानी कि शिशु की अस्थियां तथा मांसपेशियों के विकास के कारण उनकी शारीरिक गतिविधियों को करने की क्षमता को ही गामक विकास कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो एक मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, उसकी जो मांसपेशियां हैं जो कार्य कर रही हैं, आखिरकार जो होता है कि मांसपेशियां हैं उनके शरीर की गतिविधियों को करने की क्षमता, यानी कि जो उनके शरीर के अंदर की जो गतिविधियां हैं ना वो चलती रहती हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं, उसको ही गामक विकास कहा जाता है। यानी कि जो शरीर के अंतर्गत उनकी जो मांसपेशियां हैं ना हमेशा चलती रहती हैं, रुकती नहीं हैं खेल के दौरान, तो उसे ये मुख्य रूप से गामक विकास कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आखिरकार जो गामक होता है इसकी गामक के विकास की प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला है स्थूल गामक विकास और दूसरा है सूक्ष्म गामक विकास। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिरकार जो स्थूल गामक विकास क्या होता है और सूक्ष्म गामक विकास क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला कि स्थूल गामक विकास किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम माइक्रो मस्कुलर मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। इससे स्थूल गामक विकास से हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे कि बैठना, चलना, दौड़ना और चढ़ना या फिर पकड़ना व कूदना, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा हमारा पॉइंट है सूक्ष्म गामक विकास। इसे हम माइक्रो मस्कुलर मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये जो होते हैं सूक्ष्म, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि शरीर की जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती है ना, जैसे कि उंगलियाँ हो गई, आँख हो गया,
कान हो गया आदि का विकास करती हैं। इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म का अर्थ ही सूक्ष्म शब्द से आप समझ गए कि आखिरकार जो सूक्ष्म शब्द का है उसका उपयोग किस लिए किया गया होगा, यानी कि जो छोटे छोटे अंग होते हैं उनके लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है ज़्यादा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा है जैसे लिखना, ड्राइव करना, डिस्कस करना, या फिर पॉल, या फिर भाला, या फिर पकड़ना, यानी इसका मतलब छोटे छोटे कार्य होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए। जैसे क्रिकेट को पकड़ना, यानी जो क्रिकेट होता है क्रिकेट को पकड़ना, यानी कि जो उसके अंतर्गत किसी प्रकार के मान लीजिए आइटम्स होते हैं तो उसको किसी प्रकार से पकड़ लेना हल्के हाथ से या कुछ भी कर लेना। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जो गामिक विकास होते हैं इसके अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों में गामिक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। ये इसमें क्या है, आखिरकार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इनके अंतर्गत किस तरीके से आखिरकार उनका विकास हो रहा है, गामिक किस तरीके से आखिरकार विकास हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला हमारा है प्रारंभिक अवस्था, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं इसके अंतर्गत कैसे आखिरकार जो शामिल किया जाता है ना, इनके अंतर्गत होता क्या है। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है अधिक तेजी से गामिक विकास, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं इनके अंतर्गत जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों का विकास होता है। उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, जिसे हम मेयोरेजिस के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनके हाई होता है, हाई लेवल पे होता है। तो इनको मान लीजिए ना कई प्रकार से, जैसे कि कई प्रकार के आपने बच्चों को भी देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा काम करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खेलते रहते हैं, फिर भी वो बच्चे जो होते हैं थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत ना एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी हाई होता है उस समय बच्चे का लेवल का बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके अंतर्गत जो क्षमता होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनके अंतर्गत ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे विकास होते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा है इसमें काफ़ी ज़्यादा उनका गामिक विकास होता रहता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है मूलभूत गतिविधियां, यानी कि जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, फेंकना हो गया। जैसे कि आपने कई बच्चों को भी देखा हो, छोटे बच्चे कितने तेज़ी से दौड़ते हैं, ठीक है, तो कूदते हैं और इधर से खेलते रहते हैं तो वो थकते नहीं हैं। तो उनके अंदर जो होता है क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस लेवल के हिसाब से। ठीक है, और माध्य बाल्य अवस्था, यानी कि 7 से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों के बीच में कैसी आखिरकार जो गामिक विकास होता है उनका किस तरीके से होता है। पहला पॉइंट है समान आयु के बच्चे के साथ, यानी कि एक समान आयु के बच्चे जैसे होते हैं उनके साथ में प्रतिस्पर्धा की इच्छा जागृत होती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो भी जगने लगती हैं, और कई प्रकार के जो काम हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए। और दूसरा पॉइंट है मूलभूत गतिविधियाँ, यानी कि जो मूलभूत गतिविधियाँ जैसे कि मेल जोल मिलाप होता है उसके लिए करना, गतिविधियों की परिष्करण, गति प्रवाह, यानी कि जो होते हैं, जो मान लीजिए बच्चा है ना उसके लिए किस तरीके से आखिरकार उनका जो कैसा मिलन चल रहा है, कैसा मेल जोल है दूसरों के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ, कैसा वो अपना बर्ताव कैसा कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है उत्तर बाल्य अवस्था, यानी कि 11 से 12 साल के बच्चों के बीच में कैसा होता है आखिरकार। तो पहला पॉइंट हमारा है लैंगिक रूप से परिपक्व होने की शुरुआत होता है उस समय। ठीक है, बच्चे का। और दूसरा पॉइंट हमारा है मूलभूत गतिविधियां, जैसे कि दौड़ना तथा कूदना, गुणात्मक तथा संख्यात्मक रणनीतियों का विकास करना, यानी कि कुछ जो होते हैं ना डेवलपमेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जो पाए जाते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 11-12 साल की उम्र के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे समाज के द्वारा हमें कितना ज्ञान मिल रहा है, कितना हमें क्या आखिरकार जो प्रिपरेशन है, किस तरीके से हम परिपक्व रूप से अपने समाज में जो होता है अपनी भागीदारी को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गामिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी कि जो गामिक विकास है ना उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी, वंशानुक्रम हो गया। ठीक है, वंशानुक्रम के सहायता से जो गामिक विकास है इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पूर्वज ये चलते आ रहे हैं तो उनके लिए किस तरीके से आखिरकार जो जैसे कि सिलसिला आपने देखा होगा कि उनका बच्चा है तो उसको भी होगा। ठीक है, डीएनए के रूप में मान लीजिए कि आखिरकार किस तरीके से आखिरकार जो डीएनए होता है उसका मिक्सअप होता है और कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई जो कला होती है वो माँ बाप का जो होता है बेटे के अंदर पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वंशानुक्रम के रूप से, पोषण के रूप में न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं, नींद, स्लीप, ठीक है, टीकाकरण, ठीक है, वातावरण,
अवसर, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण हो सकता है, प्रैक्टिस के कारण हो सकता है, मनोरंजन के कारण, मौज मस्ती के कारण भी हो सकता है, लिंग भेद भी हो सकता है, जेंडर के हिसाब से भी हो सकता है, आसन विकृतियाँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, और शारीरिक अक्षमता के कारण भी हो सकता है, और मोटापा, जो मोटापा है, मान लीजिए मोटापा भी कई कारण से हो सकता है, ठीक है, और सामाजिक कौशल के कारण भी हो सकता है कि सामाजिक विकास के अच्छे से ना हुआ हो, ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है पहले रहा है वो बाद में भी उनके बच्चों का भी वही मानसिक स्वास्थ्य रहा हो, उस तरीके से जो उनका बिहेवियर भी है ना उसी तरीके से रहा हो, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव, यानी कि जो वृद्धि है ना, किस तरीके से आखिरकार जो व्यक्ति है या फिर बच्चा है उसका कैसे विकास हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से विकास हो रहा है, कैसे आखिरकार जो एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, कैसे डेवलप हो रहा है, और उनके अंतर्गत किस तरीके से आखिरकार विकास हो रही है, उनकी अवस्थाओं के अनुसार समझते हैं कि आखिरकार क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा शिशु अवस्था। शिशु अवस्था का अर्थ यह है कि 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। जैसे कि यहाँ डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोगों को कि जो शिशु अवस्था होता है ना बहुत ही छोटा बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को आपने कई बार देखा होगा, कई बार अपने हाथों में जो है कि गोद में भी उठाया होगा कि कैसा बिहेवियर रहता है उसका, किस तरीके से उसका विकास होता है, कैसे वो बोलना सीखता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट, सिर नियंत्रण करने की, यानी कि जो सिर होता है उनका काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण करना पड़ता है। जैसे कि बैठाने, घुटनों को बल चलने की प्रक्रिया को विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा व्यायाम होता है। यानी कि जो एक बच्चे को देखा होगा आपने, घुटनों पे चलते रहते हैं, हाथों के बल मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं, इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि स्थूल विकास की जो क्रियाएँ होती है ना उनको बढ़ावा देना, कि जो स्थूल विकास है ना उनका, जो उनके शरीर में आखिरकार जो विकास होगा ना, कामिक विकास होगा, किस तरीके से होगा उसके बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है, हाथ तथा पैरों को गतिमान करना और वस्तु तथा पहुंचाने को व्यायाम करना। यानी कि जो एक मान लीजिए ना, कई बच्चों के खिलौना ही मान लीजिए, वस्तु के रूप में खिलौना मान लीजिए कि आखिरकार जो हम किसी बच्चे को खिलौना के लिए हम बुलाते हैं अपने पास, तो फटाक से आ जाता है, चलते चलते कैसे भी करके उसको खिलौना चाहिए बस। कई बार आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। और दूसरा हमारा है, फेंकने तथा पकड़ने तथा बल को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा, जो बॉल होता है उसको मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यायाम करना। इससे भी उनके जो शिशु अवस्था है बच्चे के अंतर्गत जो होती है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और उनका कहीं ना कहीं गामिक विकास उनके अंतर्गत होती रहती है, जो कि न्यूट्रंस रूप से मतलब ऊपरी सतह के रूप से हमें पता नहीं चलता उतना, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उनके अंतर्गत ऐसा विकास होता है जो कि हमारे जैसे कि शरीर का बढ़ना हो गया, मोटापा हो गया, पतलापन आना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि आखिरकार जो बच्चे के अंतर्गत कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो विकास है ना वो प्रक्रिया चल रही है अंदर उसके, ठीक है। और दूसरा हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि जो बाल्यावस्था से मतलब बाल्यावस्था जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, जैसे कि गतिशील कौशलें जो होती हैं इनके अंतर्गत बढ़ती हैं, ठीक है, को विकसित करने की क्षमता वाले व्यायाम किए जाते हैं। और सहभागिता पर जोर देना, प्रतियोगिता पर नहीं, यानी कि सूक्ष्म गामिक विकास संबंधित व्यायाम किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, ताकि जो बच्चा है उसके अंदर जो विकास है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और तीसरा है, कम से कम 1 घंटे तक माध्यम दर्जे के व्यायाम मनोरंजक तथा सुखद विधियों द्वारा शारीरिक क्रियाओं, साफ तथा सुरक्षित वातावरण के रूप में उसका विकास करना। यानी कि जो एक बच्चा है ना उसको उस समय जो 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं अपनानी चाहिए उस बच्चे के लिए काफ़ी, ताकि जो बच्चा है ना काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान रहे, समाज से भी काफ़ी ज़्यादा बर्ताव, अच्छा पालन पोषण रहे उसका। तो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइट्स हैं, उनको सही से आखिरकार जो खेल कूद के लिए प्रति जो होते हैं उनके करवाए जाते हैं। तो ये सब अगर उनको मिलते हैं ना बच्चों को, तो काफ़ी ज़्यादा उनका जो शारीरिक विकास है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लोग भी इनको अच्छा खासा, मतलब लोगों को भी अच्छा, लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार रहता है उनका, ठीक है। तो लोग भी कैसे व्यवहार करते हैं और लोगों के द्वारा कैसे, मतलब वो कैसे व्यवहार करता है, तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सारी जो फॉर्मूलाज हैं ये अपना सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं,
उत्तर बाल्यावस्था मतलब लेटर चाइल्डहुड 8 से 12 वर्ष के बच्चों के बीच में क्या क्या आखिरकार जो उनके अंतर्गत कैसी हमें बदलाव लानी चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं ना किस तरीके से आखिरकार जो बिहेवियर है उनका, रहने का बर्ताव कैसा है, खाने पीने का बर्ताव कैसा है, वो अच्छे से अपना पेश कर सकें, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला है शरीर नियंत्रण करने, यानी कि जो शरीर होता है ना उस समय काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। शक्ति तथा समन्वय की विकसित करने की व्यायाम, यानी कि जो विकसित ना शरीर का जो माइंड होता है ना इस उम्र में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भटकता रहता है, इधर जाना, ये करना, वो करना, दूसरों के चक्कर में फंसना, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो माइंड है ना, माइंड सेट होना चाहिए अपना, उसके बारे में उसके प्रति व्यायाम करवाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है सहन क्षमता संबंधित क्रियाओं की नज़रअंदाज करना, यानी कि जो सहन क्षमता है ना, जो एक्सेट्रा क्रियाएं होती हैं, जो बेकार सी क्रियाएं आती हैं ना अपने अंतर्गत की, हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की होती हैं क्रिया। ठीक है, तो नेगेटिव और जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव हमें थिंक पॉजिटिव सोचनी चाहिए, नेगेटिव बातें तो कभी सोचनी नहीं चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और खेलों के मूलभूत नियम सिखाना, और जैसे कि निष्पक्ष खेल जो साधारण और रणनीतियाँ, इनके बारे में उनको पूर्ण रूप से पूरी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमारा है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा का परिचयन और सामाजिक चेतना और विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो टीमें होती है ना, गेम संगठन कराना चाहिए उनके, वो बच्चे जो होते हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा और काफ़ी ज़्यादा उनके शारीरिक विकास भी होगा, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों को बल्कि अच्छा लगेगा कि हाँ हम कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, किसी पार्टिसिपेंट्स में खड़े हैं या फिर किसी संगठन के द्वारा अगर ये सारी क्रियाएं करवाए जाएँ, काम करवाए जाएँ, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं ये 8 से 12 वर्ष के बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, और आगे देखते हैं किशोर अवस्था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 13 से 19 साल के वर्ष के बच्चों के बीच में जो किशोर अवस्था होती है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन एक हिसाब से ना इसमें जो बच्चे होते हैं ना, इसमें जो उम्र होती है ना, काफ़ी ज़्यादा भटक जाते हैं, इधर से उधर, ये हो गया, वो कर लेंगे ना, हम लड़ाई कर लेंगे, ठीक है, प्यार मोहब्बत कर लेंगे, तो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ने का मतलब, इन सब में जो होती है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारा। ठीक है, कि जिस बच्चे के माइंड में कुछ नया नेगेटिव आ गया बात, तो वो बच्चा वही सोचता रहता है, उस नेगेटिव के बारे में ही सोचता रहता है सिर्फ। तो उस सब चक्करों में मत पड़ना आप लोग कि आखिरकार क्या होता है, सिर्फ आप लोग समझना कि आखिरकार जो किशोर अवस्था होती है ना, 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच में, ये हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शरीर के लिए, और भटकाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने माइंड पर हमेशा सेट रहना आप लोग कि आखिरकार मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो गलती करने से पहले एक बार जरूर सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर जो किशोर अवस्था है इसके बारे में क्या है। फुर्तीला संघनता, यानी कि जो फुर्तीला हमारा शरीर होता है काफ़ी ज़्यादा, और शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की जाती हैं इस समय। ठीक है, प्रतिदिन 60 मिनट से कई घंटे तक व्यायाम कर सकते हैं इसके प्रति। ठीक है, और व्यायाम के प्रति क्या आखिरकार जो अनुसार है ना, किस तरीके से हमारा शरीर का जो लेवल है वो बढ़ता गया, मतलब पहले किशोर अवस्था था, माध्य अवस्था आया, माध्य बाल्य अवस्था आया, उसके बाद में उत्तर बाल्य माध्य अवस्था आया, उसके बाद में किशोर अवस्था आया। तो किस तरीके से हमारा जो लेवल है ना, किस तरीके से बढ़ता गया, फिर उसके बाद में जो है कि कई घंटे तक आप व्यायाम कर सकते हैं, 60 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटे से भी ज़्यादा व्यायाम कर सकते हैं। पहले आप लोग की मतलब 20 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, इस तरीके से व्यायाम कर सकते थे। ठीक है, और मांसपेशियाँ शक्ति बढ़ाने वाली क्रियाएँ कम से कम सप्ताह में 3 से 4 बार करनी ही चाहिए। ठीक है, और तीसरा है अस्थियों की शक्ति तथा प्रतिरोध वाली क्रियाएं, जैसे भार प्रशिक्षण। भार को भी काफ़ी ज़्यादा हमें कुछ ना कुछ वेट भी उठाना चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो कुछ वेट उठाने तक की नियमित सीमा तक रह सके अपनी। ठीक है, कि हमारा शरीर इतना वेट तो उठा ही सकता है कम से कम। ठीक है, आगे जैसे दौड़ना चाहिए, तैराकी तथा क्रियाएं सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं, खेल कूद हो गया, बैट बॉल हो गया, हर एक चीज़ सुबह शाम दौड़ना चाहिए। और समाज में हमारा किस तरीके से व्यवहार रहता है, उसके प्रति हमारा कैसे क्या होता है, उसके बारे में भी करना चाहिए। ठीक है, किशोर अवस्था। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है वेट ट्रेनिंग, यानी कि भार प्रशिक्षण है, किसे कहते हैं। भार प्रशिक्षण के बारे में जानते हैं। आखिर जो भार प्रशिक्षण होता है ना, ये है क्या। ठीक है, यहाँ एक साधारण प्रकार का भार प्रशिक्षण है जो शरीर की शक्ति और मांसपेशियों का विकास करता है तथा बार बैलेंस, यानी कि बार बैलेंस या फिर
डम्बल्स आदि की सहायता, डम्बल्स जो होते हैं, डम्बल्स आपने सुना होगा जो उठाते हैं, डम्बल्स की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते हुए किया जाता है। यानी कि जो मान लीजिए किसी भी डंबल्स को आप ऊपर उठाते हैं तो धरती जो है गुरुत्वाकर्षण बल है वो खींचेगी, ठीक है। तो वो जो होती है कि किस तरीके से आखिर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, किस तरीके से हमें खींचता है धरती की तरफ, ठीक है। तभी तो हम धरती पे इस तरह रहते हैं, ठीक है। स्पेस में आपने स्पेस की कहानी सुनी होगी, किस तरीके से जो स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो वहाँ पे लोग जो होते हैं उड़ते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। उसके बारे में आपने देखा होगा पिक्चरों में, कहानियों में, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसके प्रति यह होता है कि भार प्रशिक्षण जो होता है किस तरीके से हमारे लिए जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको भी हमें करना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि भार प्रशिक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं। भार प्रशिक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे कि पहला है सहन क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि सहन क्षमता है ना, कई जो विल्डर्स होते हैं, जैसे कि बॉडी होते हैं जो जिम में जाते हैं, कई प्रकार के आपने लोगों को देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भार उठाते हैं वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, भोजन करते हैं, ताकि जो उनको बॉडीज़ है ना वो एक हिसाब से ना एक लय में आ सके कि मैं इतना काम तो कर सकता हूँ कम से कम, ठीक है। उनकी सहन क्षमता जो होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और चोटों के खतरे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बचाव होती है। मान लीजिए हल्का आपको चोट लग जाता है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके शरीर के ऊपर, लेकिन मान लीजिए कि आप एक पतले से सूखी हड्डी की तरह है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मान लीजिए चोट लग जाता है, थोड़ा बहुत ही चोट लग जाता है तो काफ़ी उसका इफेक्ट पड़ता है आपके शरीर के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में। और तीसरा पॉइंट हमारा है गामक प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा सुधार करना। और चौथा है स्वास्थ्य रक्तचाप और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसमें रक्त को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना होता है, बढ़ावा देना होता है। और पांचवा हमारा है स्वास्थ्य भार बनाए रखना होता है। और छठा होता है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकास करना, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सारी भी पाठ करना हमारे शरीर के लिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी ज़्यादा सुधार करना। और आठवां पॉइंट हमारा है व्यायाम करने की आदतें विकसित करना। जो व्यायाम होता है ना उसके प्रति जो हमारी आदतें होती है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास करना, विकसित करना। और नौवां हमारा है संतुलन और तालमेल में काफ़ी ज़्यादा सुधार करना। कई लोगों का आपने देखा होगा कि कई मैच मान लीजिए क्रिकेट के दौरान जो होता है जो खिलाड़ी होते हैं ना आपस में किस तरीके से आखिर उनका तालमेल मिला, मान लीजिए कितनी सालों की दुश्मनी ही क्यों ना उनके साथ में, लेकिन जो उनका तालमेल होता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। काफ़ी ज़्यादा उनका जो खिलाड़ी होता है ना खेल के दौरान काफ़ी ज़्यादा उनका सुधारात्मक व्यवहार होता है, ठीक है। चाहे वो आपस में कितनी भी लड़ाइयाँ गालियाँ या कुछ भी देते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरकार जो व्यक्ति होता है ना उनके आपस में किस तरीके से सम्मान कर रहे हो, किस तरीके से उनका व्यवहार है, कैसा उनका तालमेल है, ठीक है। तो ये सब भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं, ये अगला हमारा है भार प्रशिक्षण की हानियाँ क्या क्या होती हैं। जो भार प्रशिक्षण है इसकी हानियाँ कौन कौन सी होती है। पहला है चोट का डर। यानी कि चोट का डर तो हमेशा लगा ही रहेगा आप लोग को, ठीक है। सुरक्षा की कमी, यानी कि सुरक्षा होती है हमारे शरीर के अंतर्गत तो उसकी कमी होती है। यानी कि जो भार होता है ना भार प्रशिक्षण की हानियाँ, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जो भार होते हैं ना, जो व्यक्ति भार नहीं करेंगे, यानी कि जो जिम्स होते हैं जिम में नहीं जाएंगे या फिर अपने शरीर को फिट नहीं रखेंगे तो उनके साथ ये हानियाँ होती हैं, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और तीसरा है लचक में काफ़ी ज़्यादा कमी करना। और चौथा है व्यायाम करते समय सहायक की आवश्यकता। यानी कि जो व्यायाम करते हैं उस समय किस तरीके से आखिरकार दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है बच्चों पर व्यायाम के शरीर क्रियात्मक व शरीर के क्या क्या आखिर जो शारीरिक रूप से होते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो शारीरिक लाभ क्या क्या होते हैं व्यायाम के शारीरिक लाभ क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट हमारा है शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति में काफ़ी ज़्यादा विकास वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा विकास वृद्धि होती है। और तीसरा है भावनात्मक अस्तित्व। यानी कि जो व्यक्ति है ना उसका किस तरीके से भावों के प्रति कैसा व्यवहार रहता है, कैसे किसी के बारे में मतलब नेगेटिव ही ना सोचे, हमेशा थिंक पॉजिटिव भी सोचे, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और सामाजिक प्रवीणता, यानी कि समाज के अंतर्गत उसकी जो देन है ना प्रवीणता, उसको भी काफ़ी ज़्यादा सुधारात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा व्यवहार करना, उसके बारे में भी बताया गया है। और पांचवा हमारा है सकारात्मक स्कूल वातावरण। इसके बारे में बताया गया कि स्कूल में किस तरीके से हमारा व्यवहार रहता है, किस तरीके से अगर शारीरिक रूप से लाभ मिलता है उसके बारे में, ठीक है। और प्रेरणात्मक व्यक्तित्व। और सातवां हमारा है समाज विरोधी व्यवहार पर नियंत्रण करना, ठीक है। आगे देखते हैं व्यायाम के शारीरिक क्रियात्मक लाभ। यानी कि जो क्रियात्मक लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं।
हृदय को मजबूती देना, जो हृदय होता है हमारा काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है। हड्डियों में मांसपेशियों की मजबूती देता है। मधुमेह पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण देता है, जो मधुमेह की रोग हो जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण, काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसको करने से। और नियमित रक्तचाप को बढ़ावा मिलता है और ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना मिलता है। आखिरकार जो बढ़ावा होता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है हमारे रक्तचाप को, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है, यानी कि जो चर्बी होता है उसको काफ़ी ज़्यादा हमारे सिर के अंतर्गत जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं ये सब व्यायाम करने के कारण, ठीक है, व्यायाम से। आगे देखते हैं, आगे हम ये जानेंगे कि आखिरकार जो सामान्य आसन संबंधित विकृतियाँ होती है ना, कई प्रकार के आपने लोग देखे होंगे अपने जीवन में कि जो लोग होते हैं ना जिसके पैर भी मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि कुवड़ की तरह पीछे की तरफ जो गर्दन निकला हुआ होता है या आगे की तरफ जो होता है, मतलब पैर टकरा जाते हैं या फिर चपटे हुए पैर देखा होगा आपने, कई प्रकार के लोग देखे होंगे। तो सभी प्रकार के हम विकृतियों के बारे में जानेंगे। इसे हम मुख्य रूप से ना विकृतियाँ कहते हैं, यानी कि सामान्य आसन संबंधित विकृतियाँ, यानी कि जो विकृतियाँ है ना, इसको ही मुख्य रूप से हम उन व्यक्तियों के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं कि आखिरकार जो जिन व्यक्तियों के अंतर्गत शारीरिक रूप से किसी ना किसी चीज़ की जो होती है कमी होती है उनके अंतर्गत, ठीक है। तो पहला हम जान लेते हैं कि पीछे की ओर कुबड़, यानी कि जो पीछे की ओर कुबड़, कई प्रकार के व्यक्तियों को देखा होगा आपने कि उनकी गर्दन जो होती है ना आगे की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है और जो पीछे होती है ना, ये पीछे या फिर कंधा मान लीजिए ऊपर कुबड़ की ओर होता है, ऐसे मतलब ऐसे आकार की तरह, जैसे कि डायग्राम में मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोग को कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, किन कारण से होता है और आखिरकार इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है पीछे की ओर कुबड़, ठीक है। देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। कुबड़ पीछे को एक आसन संबंधित विकृति, यानी कुबड़ पीछे की ओर एक आसन से संबंधित विकृति है जिसमें व्यक्ति की पीठ किस मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, यानी कि जो पीठ होती है ना इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी मांसपेशियाँ जो होती है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। और इसमें छाती की मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा छोटी होने लगती है, यानी कि जो छाती है ना, आगे का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है छोटा होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका हानि के रूप में कहीं ना कहीं। और जो व्यक्ति होता है ना उसकी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कारण क्या है, आखिरकार जो ये हुआ है ना किन कारणों से हुआ है, आखिरकार किन कारणों के द्वारा इसकी जो कुबड़ की तरह मतलब हुई है, इसकी गर्दन जो पीठ है वो क्यों हुई है, आखिरकार इसके बारे में जानते हैं क्या है। आखिरकार इस विकृति का प्रमुख कारण है जैसे कि कमज़ोर मांसपेशियाँ हो सकती हैं, यानी कि जो मांसपेशियाँ है ना वो बचपन से ही इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिया गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कई लोग आपने आजकल समाज में देखा होगा ऐसे व्यक्तियों को कि कई व्यक्ति जो होते हैं ना उनका शरीर जो होता है, उनका जो शक्ल होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुबड़ की आकार की तरह होता है, ठीक है। तो उनकी मांसपेशियाँ जो होती है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है। और इसकी विकृति का प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि कुपोषण के कारण भी हो सकता है, यानी कि जो पोषण आहार उसे ज़्यादा डाइट्स में ज़्यादा ना दिया गया हो, उसके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो इफेक्ट है ना वो पड़ रहा हो। तो इन दो कारणों के कारण भी हो सकता है, और भी कई कारण हैं जिसके कारण इसको हो सकता है, जैसे वंशानुगत के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो कई कारण के कारण भी हो सकते हैं। इसके प्रति सुधारात्मक उपाय क्या क्या है, तो इसके सुधारात्मक उपाय क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है व्यक्ति सोते समय, जो व्यक्ति है ना उसको सोते समय पीठ के बल जैसे उल्टा सो गया तो सोते समय ना पीठ के नीचे तकिया रखकर सो सकता है, यानी कि तकिया रखकर सो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इससे जो होता है धीरे धीरे करके तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से ऐसा लगेगा कि ऐसा महसूस होगा कि मैं सही हो रहा हूँ, सही या फिर हो रही हूँ। तो ऐसा जिसको भी ये समस्या हो वो ये एज कर सकता है, प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में कर सकता है और इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होगा उसको। और दूसरा हमारा है व्यक्ति भुजंगासन कर सकता है, ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा उस व्यक्ति को लाभ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा हमारा है घुटनों का टकराना, यानी कि जो घुटने हैं ना इसको किस तरीके से टकराव मिलता है उसके बारे में बताया गया कि कई व्यक्तियों की भी आपने देखा होगा कि घुटने जो होते हैं ना चलते हुए व्यक्ति की जो घुटने होती है ना आपस में टकरा कर चलती हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो होते हैं ना सही से दौड़ भी नहीं पाते हैं और सही से जो क्रियाएं हैं ना अदरवाइज जो क्रियाएं हैं वो भी सही से नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि घुटनों का आपस में टकराना
आसन से जुड़ी ही एक विकृति है, जिसमें जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके दोनों घुटने जो होते हैं ना आपस में मिल जाते हैं। इसके बारे में बताया गया है ये। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो काइनेस होती है किस तरीके से आखिर जो घुटने होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति जो होता है परेशान भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है ये, और बाद में मान लीजिए कुपोषण के कारण भी हो सकता है, कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसके कारण भी हो सकता है कि आखिरकार जो बच्चा है ना, मान लीजिए जन्मजात नहीं हुआ तो बाद में भी ऐसा कई व्यक्ति के अंतर्गत पाया गया है कि हो, ठीक है। तो कई कारण है इसके। क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापे के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं, भारी सामानों का ज़्यादा उठाना इसके कारण भी हो सकते हैं कि पैर टेढ़े हो जाने का ये इस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अपने पैरों पे। तो इसके लिए कौन कौन से आखिरकार जो सुधारात्मक उपाय हैं ना, क्या क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो पहला है, इस समस्या में अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो जो घुड़सवारी करता है या फिर साइकिल चलाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो होता है कि काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसके पैरों में जो सुधारात्मक उपाय है ना, सुधार मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाता है, ठीक है। ये सारी क्रियाएं करके जो घुड़सवारी हो गया, साइकिल चलाता है या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हो इसके प्रति, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा समस्या में अगर कोई व्यक्ति जो होता है कि व्यक्ति इसके अंतर्गत ना पद्मासन कर सकता है तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा उसको जो होता है उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा सुधार की संभावना बढ़ सकती है, तथा इस समस्या में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने लगता है कि धीरे धीरे ये सब क्रियाएं जो होती हैं धीरे धीरे होती हैं। आप लोग ये समझ रहे हैं इफेक्ट एक ही बार पड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जो क्रियाएँ होंगी ना ये धीरे धीरे होंगी तो धीरे धीरे ही उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा हमारा है धनुष्कार टांगे, यानी कि जो धनुष्कार बाहर की ओर भी निकली हुई टांगे आपने कई प्रकार की देखी होंगी, जैसे कि बाहर की तरफ जो टांगे होती हैं वो निकली हुई होती है, ठीक है। कई लोगों का आपने देखा होगा, ठीक है, अपने जीवन में कि अब शायद आपके परिवार में, शायद किसी के परिवार में ऐसा हो, ठीक है, एज इट इज़। तो कई प्रकार के जो लोग होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे समाज में। तो ये भी कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर जो टांगे हैं ना इस तरीके से पाई जाती हैं कि बाहर की तरफ जो टांगे होती हैं वो निकली हुई होती हैं। इसको हम धनुष्कार टांगे कहते हैं। यहाँ भी एक आसन से जुड़ी समस्या या फिर विकृति है। इससे हमारी टांगे जो होती हैं बाहर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं तथा सीधी खड़े होने पर काफ़ी ज़्यादा दोनों टांगों के बीच में गैप आ जाता है या फिर फासला आ जाता है, जिससे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो धनुष्कार टांगे होती हैं ना कैसी होती हैं, कि किस तरीके से आखिरकार होता है इसके बारे में है। तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि किस कारण कौन कौन से कारणों से हमारी जो ये टांगे होती है ना ये धनुष्कार कैसे होती हैं, आखिरकार किन कारणों से होती हैं। तो पहला कारण हमारा है, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां तथा मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, इस कारण से हो सकती हैं। फर्स्ट रीज़न कि आखिरकार जो फर्स्ट रीज़न हमारा यही होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब मांसपेशियां हैं कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है, और जो हड्डियां हैं ना उसकी कमी के कारण भी हो सकता है, जो हड्डियां होती हैं और मांसपेशियों की कमज़ोर होने के कारण भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है, अगर किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है और विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है, कई प्रकार के कारणों के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। और आगे देखते हैं इसके सुधारात्मक उपाय क्या क्या होते हैं, कि आखिरकार इसके सुधार करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सुधारात्मक उपाय क्या क्या, पहला है रेत पर दौड़ लगाना चाहिए, यानी कि जो रेत है ना उस पर दौड़ लगाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट होगा, आपके पैरों पर प्रभाव पड़ेगा तो जाकर के सही हो सकता है। विटामिन डी की सही मात्रा में सेवन करना चाहिए, यानी कि जो विटामिन डी है उसकी सही मात्रा में सेवन करनी चाहिए, इससे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। और मस्तेंद्र आसन करना चाहिए, जो मस्तेंद्र आसन है ना इसको भी करना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं चौथा हमारा टॉप पॉइंट है चपटे पैर, यानी कि जो चपटे पैर है ना इसको भी कई प्रकार के व्यक्तियों में आपने देखा होगा, कई प्रकार के जो व्यक्ति आदमी हैं या बच्चों के अंतर्गत भी देखा होगा आपने, फ्लैट फिट, यानी कि ये चपटे हुए पैर होते हैं, ठीक है। यहाँ सी टाइप का थोड़ा बहुत ये, जैसे कि नीचे मैंने बताया आप लोगों को कि नॉर्मल फिट जो होता है ऐसे होता है, जो फ्लैट फिट होता है इस तरीके से होता है। फ्लैट फिट में सीधा एकदम से होता है, लेकिन जो नॉर्मल फिट होता है ये थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब मुड़ा हुआ होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये चपटे हुए पैर के रूप में इसको दर्शाया गया है कि आखिरकार जो चपटे हुए पैर होते हैं ना किस तरीके से होता है, जैसे कि आर्मी की मेडिकल में ना इन सबको ना रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब बाहर कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है उसको, अगर ये सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि आखिरकार जो, जैसे कि डायग्राम में ये भी समझाने का प्रयास किया है मैंने, कि आखिरकार जो ये चपटे हुए पैर या फिर धनुष्कार टांगे होती हैं, तो ये सारी समस्याएं अगर आती हैं ना
तो इन सबको ना बाहर कर दिया जाता है फिजिकल में, ठीक है। आर्मी के उसमें होते हैं अगर तो भर्ती जैसे होते हैं तो उसमें ये सब बाहर ही कर दिए जाते हैं पहले ही, ठीक है। तो चपटे हुए पैर, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। जिन व्यक्तियों के पैर चपटे होते हैं उससे पैरों के दर्द महसूस होते हैं, यानी कि जो पैर होते हैं ना, पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है इससे, तथा चलते समय तथा खड़े होते समय यहाँ दर्द और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और बढ़ भी जाता है। कईयों के पैर मैंने ऐसे देखे हैं मेडिकल में, तो कई व्यक्तियों के पैर भी देखे हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसके भी ऐसे ही पैर हैं तो उससे नॉर्मल मतलब एक हिसाब से थोड़े बहुत मतलब ऐसे ही हैं, हल्के फुल्के। कई व्यक्तियों के ना हल्के फुल्के भी होते हैं और कई व्यक्तियों के ना एकदम प्लेन होते हैं सिट से एकदम से, ठीक है। तो शायद ही आपने किसी व्यक्ति को देखा हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आखिरकार जो किन कारणों से हो सकते हैं ये, ठीक है। पहला हमारा है, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां तथा मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, इस कारण से भी हो सकता है। और दूसरा हमारा है, अगर किसी व्यक्ति का भार नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा या फिर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, उस कारण भी हो सकता है। और इसके कारण भी हो सकता है, यानी कि जो व्यक्ति मोटा होता है काफ़ी ज़्यादा, उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो कई प्रकार के कारण होते हैं, जो ये कारण तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि क्यों होते हैं, किन कारणों से हो सकते हैं, लेकिन जो मेन ऑफ इम्पॉर्टेंट है ना, मेन पॉइंट्स हैं, वही लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कुपोषण। अगर किसी बच्चे का बचपन से सही ढंग से पोषण ना मिला हो तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण ये जो कारण थे, ये सब कारण थे कि आखिरकार जो व्यक्ति है ना, उसके जो चपटे हुए पैर होते हैं, तो इन्हीं सभी के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सुधारात्मक उपाय, यानी कि जो इसके अंतर्गत सुधारात्मक उपाय होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि व्यक्ति को एड़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। जो व्यक्ति है ना एड़ी पर ज़्यादा चलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसके पैरों पर, जो सी टाइप का जो बन जाएगा ना, जैसे कि इस आकार का है, तो इस आकार पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हिसाब से ना उस व्यक्ति का जो पैर है शायद पहले ऐसा हो सके, ठीक है, या फिर नॉर्मल हो सके, या फिर फ्लैट फिट ना हो, या फिर नॉर्मल फिट हो जाए, तो इस तरीके से है, ठीक है। सुधारात्मक उपाय के यही थे कि आखिरकार इनका ही आप यूज़ करके कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप लोग एड़ी पे खड़े होइए, ज़्यादा ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मसाज कीजिए, ताकि जो होता है कि आपका नॉर्मल पैर हो सके, ठीक है। और पांचवा हमारा है आगे की ओर कुबड़ होना। कई प्रकार के व्यक्तियों को भी आपने देखा हो कि आगे की ओर कुबड़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि पीछे की ओर कुबड़ तो होते हैं, आगे की ओर की भी कुबड़ होते हैं, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। जैसे कि हड्डियों का झुकाव, यानी कि जो हड्डियां होती है ना, उसको आगे की ओर झुकाव होना, ठीक है। शारीरिक रूप से आकार में काफ़ी ज़्यादा विकृतियों के कारण या फिर चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आना, उसके कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जान लेते हैं, जैसे कि असंतुलित आहार, मोटापा, इसके कारण भी हो सकता है। और हमारा है अगला पॉइंट सुधारात्मक उपाय, जैसे सिटअप्स हो गया, टॉक टचिंग हो गया। इसके लिए भी ये सारे जो फार्मूलास हैं ना, ये सब अपना सकते हैं कि आगे की ओर जो कुबड़ व्यक्ति होते हैं ना, उनके आगे का जो लाभ होते हैं किस तरीके से होते हैं, इसके अंतर्गत जो सुधारात्मक उपाय होता है उसके लिए होते हैं, ठीक है। तो इन सब जैसे टचिंग हो गया, टॉक टचिंग हो गया, सिटअप्स हो गया, तो इन सब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। जिनके अंतर्गत ये प्रक्रियाएँ हों, जिनके अंतर्गत ये परेशानियाँ हो, ठीक है, उसके अंतर्गत उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला टॉपिक हमारा है भारत में महिलाओं के लिए खेल कूद में किस तरीके से आखिरकार भागीदारी है, यानी कि जो भारत में महिलाएं हैं ना, उनके लिए किस तरीके से आखिरकार जो हमारा भारत देश में किस तरीके से जो महिलाएं हैं ना, उनके लिए क्या भागीदारी रही है, कैसे रही है, किस तरीके से आखिरकार जो प्राचीन काल से ही अब तक की जो हमारी महिलाएं हैं, किस तरीके से उनका भागीदारी रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है प्राचीन काल से ही उचित ना समझा जाना, यानी कि जो महिलाएं हैं ना, उनको प्राचीन काल से ही काफ़ी ज़्यादा ना समझा जाना, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ सही से व्यवहार ना करना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा है पुरुष प्रधान समाज और महिलाएं जो होती हैं वो घर तक ही सीमित रहती थी उस समय, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, उनको निकलने ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता था उस समय। जब महिलाएं हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उनको कमज़ोर समझा जाता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी बस की कुछ बात नहीं है। उस समय सिर्फ जो पुरुष हैं वही ज़्यादातर जो है प्रतियोगिता करते थे, उसमें ही भाग लेते थे, महिलाओं को कोई भागीदारी नहीं दी जाती थी उस समय, ठीक है। और चौथा हमारा है भारतीय समाज की ये गलत
मानसिकता के कारण ये महिलाएं जो होती हैं बहुत ही कम भागीदारी मिलती है। यानी कि जो महिलाएं होती हैं समाज की जो गलत अवधारणा है, गलत भागीदारी मतलब गलत मानसिकता के कारण जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को भागीदारी दी ही नहीं जाती है। ठीक है, तो जो समाज होता है ना, समाज के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि हमारा समाज जो होता है महिलाओं के लिए क्या सोचता है, किस तरीके से आखिरकार उनका जो व्यवहार होता है ना कैसा रहता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 5वां पॉइंट हमारा है, आज़ादी के बाद भारत के संविधान में महिला तथा पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा क्लास 11th में और 12th में कि आखिरकार किस तरीके से हमारे भारत में संविधान में महिलाओं को आरक्षण किस तरीके से दिया जाता है। एक अलग से उनको उनके लिए संसद में भी सीटें दी गई हैं कि आखिरकार जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से सीटें दी गई हैं। और कहीं ना कहीं भारत में जो महिलाओं के लिए जैसे कि कई प्रकार के आपने देखा होगा कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी है महिला। ठीक है, और हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है महिला। ठीक है, तो कई प्रकार से हमारी जो महिलाएं हमारे देश की महिलाएं ना इनको सभी प्रकार की भागीदारी दी जा रही है। ठीक है, दूसरे देशों की तरह नहीं है कि किसी भी तरीके से व्यवहार किया जाए, ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी लोगों को व्यवहार दिया जाता है, सही तरीके से उनका जो है कि अच्छे से उनके बारे में देखा जा रहा है, अच्छे से उनका परखा जा रहा है, फिर उसके बाद उनको उनके लिए जो कार्य है ना वो दिया जा रहा है। आजकल आपने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि महिलाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रगति पर पहुँच चुकी हैं काम के प्रति। ठीक है, पुरुषों के प्रति महिलाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रगति पर पहुँच चुकी हैं काम के लिए। ठीक है, तो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है कार्य कर रही हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, भारतीय सरकार द्वारा कई परियोजना तथा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। यानी कि ठीक है, कई प्रकार के जो पुरस्कार हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं यहाँ पे। जैसे कि 6 पॉइंट हमारा है, भारतीय महिला जैसे कि खिलाड़ी हो गए पीटी उषा के नाम पे आप सुना होगा। ठीक है, और साइना नेहवाल के बारे में सुना होगा आपने, सानिया मिर्जा के बारे में सुना होगा, मैरी कॉम के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, ये सारी इतनी सारी महिलाएं हैं ना, इनकी वजह से इनके नाम पर ही जो पुरस्कार है ना वही रख दिए गए हैं कि आखिरकार मैरी कॉम के नाम पे जो है कि पुरस्कार रख दिया गया है, उनके नाम पे पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, तो आदि की काफ़ी ज़्यादा जागरूकता बढ़ाई गई है और महिलाओं के प्रति जो समाज में इनका जो भागीदारी है ना इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, उसके बारे में बताया गया है। और 7वां पॉइंट हमारा है, आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं सभी प्रकार के खेलों में, सभी प्रकार के जो टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर किसी प्रकार के जो भी होते हैं ना, सभी प्रकार के हर जगह ले रही है। हर जगह फुटबॉल टीम हो गया, क्रिकेट टीम हो गया या फिर वॉलीबॉल हो गया, कुछ भी हो गया, एटसेट्रा जितनी प्रकार के होते हैं ना, सभी प्रकार के खेलों में महिलाएं जो होती हैं पूर्ण रूप से भागीदारी ले रही हैं और खेलों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है इनके प्रति। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ नाम यहाँ पर डायग्राम्स के द्वारा आप लोग को समझाने का प्रयास किया कि जैसे कि पीटी उषा के नाम पे पूरा भारत पूरे विश्व में इन्होंने अपने देश का नाम जो है कि रोशन किया है। ठीक है, सानिया नेहवाल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से थी, और सानिया मिर्ज़ा के बारे में भी सुना होगा आपने, और मैरी कॉम जो थी बॉक्सिंग में वो काफ़ी ज़्यादा चैम्पियंस थी हमारे देश के प्रति। तो इन सब के जो कहानियाँ हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश की महिलाओं को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन सब के बारे में भी जानना हमें। तो हमारा वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो गया, चैप्टर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, 5th चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ आया हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से था। और अब हम अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।